नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 6 तक पढ़ लिया था। भाग 6 में आपने C3 चक्र के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम भाग 7 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा C4 चक्र या हैच एंड स्लैग चक्र। आपको बताया गया था कि अप्रकाशीय अभिक्रिया भिन्न भिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार से होती है। C3 पौधों में C3 चक्र या केल्विन चक्र के माध्यम से होती है। C4 पौधों में C4 चक्र या हैच एंड स्लैग चक्र के माध्यम से होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अंधकार में यानी रात्रि में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, तब वहाँ पर हम उसे कैम साइकिल या क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। तो आपने C3 चक्र पढ़ लिया था। अब आते हैं C4 चक्र को पढ़ते हैं कि C4 चक्र किस प्रकार से होता है और उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया ऐसे पौधों में जिसमें C4 चक्र पाया जाता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि C4 चक्र में सबसे पहला उत्पाद क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से, कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से पहला उत्पाद क्या बनता है C4 पौधों में। तो मैंने आपको बताया था, याद भी होगा आप लोग को, कि कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से प्राथमिक उत्पाद C4 चक्र में बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यानी OAA। ये एक 4 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल है। और C3 पौधे में क्या बनता था? C3 पौधे में 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल बनता था, फास्फोग्लाइसरिक एसिड यानी PGA। लेकिन C4 पौधे में पहला उत्पाद जो कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से बनता है वो क्या होता है? 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये C4 चक्र किन पौधों में पाया जाता है? तो ऐसे पौधे जो अत्यधिक ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें ताप सहन करने की क्षमता होती है, उनमें C4 चक्र पाया जाता है। इन पौधों की पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। जैसे अगर आप सामान्य C3 पौधों की पत्तियों में देखें तो उसमें आपको क्या मिलेगा? संवहन मंडल मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, मेसोफिल कोशिकाएं मिलेंगी। लेकिन इनकी C4 पौधों की कोशिका, अगर हम पत्ती की कोशिकाओं को देखें तो उसमें जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ एक छल्ले के समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और उन कोशिकाओं को कहा जाता है पुलाच्छद कोशिका या बंडल सीड सेल। तो ये एक एडवांस उसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है C4 पौधों में। C4 पौधों की पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ बंडल सीड सेल यानी पुलाच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसी कारण ये C3 से भिन्न हो जाती हैं। और ये जो पुलाच्छद कोशिका है ये इनमें C4 चक्र को लागू करता है और वहाँ पर C4 चक्र पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और पुलाच्छद कोशिका और मेसोफिल कोशिका दोनों मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। अगर हम C4 चक्र या C4 पौधे की पत्ती की संरचना देखें, आपको बताया गया है कि पत्ती में मुख्य रूप से क्या होता है। बाहर आउटर में क्या होता है? क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस। ये जो लेयर बना रहे हैं ये है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। आप याद करते चलेंगे कि C4 चक्र या हैच एंड स्लैग चक्र में सबसे पहला प्राथमिक उत्पाद CO2 के यौगिकीकरण के दौरान क्या बनता है? एक 4 कार्बन वाला अणु ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम पाई जाती हैं, मान लो ये जाइलम है, ठीक है, ये है जाइलम, संवहन मंडल में जाइलम, और मान लेते हैं ये है, सॉरी यहाँ पर यस से नहीं बनाएंगे, ये है फ्लोएम की कोशिकाएं, ठीक है, फ्लोएम। तो इनके चारों तरफ कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, पांचवी कोशिका, छठवीं। इस तरह से कोशिकाएं इनमें ऐसे घेरे होती, चक्र में, रिंग में घेरे होती हैं। और साथ ही साथ पत्ती की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। मेसोफिल सेल्स मतलब पर्णमध्योतक कोशिकाएं। ये सब के बारे में आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 11 में, जब आपको स्टोमेटा का संरचना बताया गया था। यहाँ पर स्टोमेटा होता है जिसके माध्यम से बाहर का गैस पत्ती में प्रवाहित होता है। यहाँ पर और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं।
ये जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं? मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक कोशिका। ये C4 पौधों की पत्ती की संरचना आपको दिखा रहे हैं। ये है पर्णमध्योतक कोशिका जो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर ये एक पर्णमध्योतक कोशिका को दिखाया गया है। ठीक है, ये है सब पर्णमध्योतक कोशिका जो हरे रंग से बनाई गई है। जो काले रंग से बनाया गया है ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका है पुलाच्छद कोशिका। यहाँ पर भी काले रंग से बनाई गई है। पुलाच्छद कोशिका या बंडल सीज सेल। बंडल सीज सेल किस में पाया जाता है? C4 पौधों में। C4 पौधों में बंडल सीज सेल पाया जाता है संवहन मंडल के चारों तरफ। और ऐसी पत्तियां जिनमें ये बंडल सीज सेल पाए जाते हैं, उन पत्तियों को हम करंज शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। करंज शारीरिकी वाली पत्तियां कहते हैं, यानी ऐसे लीव्स जिसमें करंज एनाटॉमी हो। करंज एनाटॉमी। तो ऐसी पत्तियां जिसमें पुलाच्छद कोशिकाएं बंडल सीज सेल पाई जाती हैं, पुलाच्छद कोशिकाएं बंडल सीज सेल पाई जाती हैं, ऐसी पत्तियों को करंज शारीरिकी वाली पत्तियां कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है करंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, यानी करंज शारीरिकी वाली पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं? C4 पौधों में। C4 पौधों में पाई जाती हैं। करंज का मतलब होता है छल्ला, चूंकि ये छल्ले के रूप में, देखिए छल्ले के रूप में है, गोल सा छल्ले के रूप में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं पुलाच्छद कोशिकाएं जो हैं, पुलाच्छद कोशिकाएं आसपास इतनी सटी हुई होती हैं कि इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। इन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार से गैस अंदर नहीं आ सकता, यानी इसमें गैस अप्रवेश्य है, इम्परवियस टू गैसेस। ये जो कोशिकाएं हैं इनमें गैस अंदर नहीं आ सकता। ये कोशिकाएं पर्णमध्योतक कोशिका से जुड़ी होती हैं। पर्णमध्योतक कोशिका से देखिए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जीव द्रव्य तंतु के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये जो कोशिका है पुलाच्छद कोशिका, वो ये कोशिका है, और ये जो कोशिका है वो ये है। यानी इस कोशिका में कहीं से भी बाहर से वायु नहीं आ सकती, लेकिन मीजोफिल सेल्स में बाहर से वायु आ सकती है। यानी यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा यानी रंध्र के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाता है? मीजोफिल सेल्स में, पर्णमध्योतक कोशिका में। वातावरण से जो CO2 है वो आता है सबसे पहले पर्णमध्योतक कोशिका में। ठीक है, अभी आप पहले इतना याद करेंगे। आप याद करेंगे कि C4 चक्र C4 पौधों में पाए जाते हैं। C4 पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो उच्च ताप वाली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया और मक्का हो गया, घास हो गया, और ये सब एक बीजपत्री पौधों का एग्जाम्पल है। यानी कि अगर आप देखें C4 पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? C4 पौधे मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री पौधे होते हैं। C4 पौधे मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, घास हो गया। ठीक है, साथ ही साथ कुछ द्विबीजपत्री के भी एग्जाम्पल हैं, तो एक्सेप्शन याद रखना चाहिए। द्विबीजपत्री में एग्जाम्पल है एमेरैंथस। एमेरैंथस एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसमें C4 चक्र पाया जाता है। मुख्य रूप से C4 चक्र किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में। और ऐसे पौधे उच्च ताप को सहन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे पौधों की पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है जिसे हम करंज शारीरिकी कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया करंज शारीरिकी वाली पत्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? तो C4 पौधों में पाई जाती हैं, जैसे गन्ना, मक्का, घास में। इन पौधों की पत्तियों को अगर आप देखें तो इनमें जाइलम और फ्लोएम, इनको क्या कहते हैं? संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल। तो संवहन बंडल के चारों तरफ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं को बंडल सीज सेल कहते हैं। ठीक है, बंडल सीज सेल या पुलाच्छद कोशिका कहते हैं। तो बंडल सीज सेल पाया जाना ही इनमें विशेषता प्रकट करता है। बंडल सीज सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं जिनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इनमें किसी भी तरीके से बाहर से वायु नहीं आ सकता, यानी गैसों के लिए अप्रवेश्य होते हैं। इनमें प्रकाश शोषण की क्रिया भी नहीं होती। अब अगर आप देखें तो ये जो कोशिका है मीजोफिल कोशिका, ये एक दूसरे से अटैच होती है। मीजोफिल कोशिका और पुलाच्छद कोशिका एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़े होते हैं, और जो भी आदान प्रदान है वो कोशिकाओं के मध्य ही होता है, बाहर से इसमें कुछ भी नहीं आता।
अब देखते हैं कि C4 चक्र में होता क्या है। C4 चक्र में सबसे पहले जो CO2 है वातावरण से पत्ती के अंदर प्रवेश करती है और मीजोफिल कोशिका में जाती है। यानी वातावरण में जो CO2 है वो सबसे पहले मीजोफिल सेल्स में आती है और ये CO2 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में बदल जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था C3 पौधे में सबसे पहला अणु जो कार्बन को ग्रहण करता है, यानी आपको ध्यान रखना है C3 और C4 पौधों में अंतर बहुत पूछा जाता है। C3 पौधों में अगर आप देखें तो जो पहला कार्बन ग्राही अणु है, कार्बन ग्राही अणु C3 पौधे में, बताइए जल्दी से, C3 पौधों में पहला कार्बन ग्राही अणु कौन होता है? 5 कार्बन वाला क्या होता है? 5 कार्बन वाला RuBP होता था ना, वही तो सबसे पहले रिएक्ट करता था, RuBP, राइबोलो 1,5 बिसफास्फेट। अब यहाँ पर C4 पौधे में जो पहला कार्बन ग्राही अणु है वो ये नहीं होता, क्या होता है? 3 कार्बन वाला PEP होता है। PEP का फुल फॉर्म होता है फास्फोइनोल पाइरूवेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फास्फोइनोल पाइरूवेट इसमें होता है प्रथम कार्बन ग्राही अणु। C4 पहला अंतर दिखाई दिया। C3 पौधे में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आता था उसके साथ रिएक्ट करता था RuBP और RuBP रिएक्ट करके क्या बनाता था? 3PGA। लेकिन यहाँ पर C4 पौधों में पहला कार्बन ग्राही अणु 3 कार्बन वाला PEP होता है, फास्फोइनोल पाइरूवेट। ये PEP सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट के रूप में रिएक्ट करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण होता है। और आपको पता है कि C4 चक्र में कार्बन के यौगिकीकरण से जो पहला उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, यानी C4 अम्ल बनता है। C4 अम्ल कौन सा बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इसी देखिए ये सब कहाँ हो रहा है? पर्णमध्योतक कोशिका में हो रहा है। पर्णमध्योतक कोशिका में ही ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एस्पार्टिक में कन्वर्ट होता है, एस्पार्टिक एसिड में, और उसके बाद इसी रूप में एस्पार्टिक अम्ल या 4 कार्बन वाले अम्ल के रूप में पर्णमध्योतक कोशिका से कहाँ चला आता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से पुलाच्छद कोशिका में। यानी यहाँ पर C4 अम्ल बना और C4 अम्ल कहाँ चला गया? पुलाच्छद कोशिका में। पुलाच्छद कोशिका यानी बंडल सी सेल में C4 अम्ल चला आया। अभी C4 अम्ल का यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी विघटन होता है। C4 अम्ल का पुलाच्छद कोशिका में विघटन होता है और ये टूट जाता है। C4 अम्ल जो भी हो, चाहे एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, तो एस्पार्टिक एसिड अगर रहा होगा तो यह विघटित हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर C3 अम्ल पाइरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। पर्णमध्योतक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से 4 कार्बन वाला अम्ल बनता है। ये 4 कार्बन वाला अम्ल बंडल सी सेल में चला आता है और फिर यहाँ पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। यानी जो 4 कार्बन वाला अम्ल था वो विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और पाइरुविक अम्ल देता है। अब ये जो देखिए ये जो कोशिकाएं हैं बंडल सी सेल, इनमें बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकता, इसीलिए ये प्रक्रिया शायद होती होगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अम्ल में बदलकर इसको भेज देते हैं। अब इस कोशिका में अम्ल का विघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके केल्विन चक्र होता है। मैंने बताया था आपको कि C3 चक्र या केल्विन चक्र सभी में होगा, बाद में होगा किसी में पहले होगा। C3 पौधों में सिर्फ C3 चक्र होता है, यानी केल्विन चक्र होता है। उसमें सीधे ही मध्योतक कोशिका में ही सारी प्रक्रियाएं C3 की हो जाती हैं। लेकिन इनमें चूंकि एक विशेष प्रकार की कोशिका बंडल सी सेल पाई जाती है, इसलिए इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का C3 चक्र है वो बंडल सी सेल में कंप्लीट होता है। यानी CO2 अब C3 चक्र के लिए प्रयोग होगा, मतलब फिर यहाँ पर C3 चक्र होगा। ये C4 चक्र हो गया, यहाँ पर C3 चक्र होगा। अब C3 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? 3PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर हम डिटेल बताएंगे नहीं, हम C3 चक्र पिछले वीडियो में बता चुके हैं।
तो यहाँ पर CO2 जो उत्पन्न हुआ है वो C3 चक्र में उपयोग होगा, यानी CO2 कन्वर्ट होगा RUBP के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होगा 3PGA में, 3PGA का रिडक्शन होगा और फिर उसमें ATP NADPH का प्रयोग होकर ग्लूकोज बनेगा और फिर उसका रीजनरेशन होगा RUBP का, यानी C3 चक्र फिर से यहाँ पर कंप्लीट होगा। ये अपना यहाँ पर चलता रहेगा यहाँ चलता रहेगा और ये अपना साइकिल चलता रहेगा। ये C4 चक्र हो गया और ये C3 चक्र हो गया। तो ऐसे पौधे C4 पौधों में C4 चक्र पहले और C3 चक्र बाद में होता है। अब जो C3 अम्ल, अब देखिए C4 अम्ल जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, साथ ही साथ 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल भी देता है। अब ये जो पायरुविक अम्ल है वो यहाँ पुलाच्छद कोशिका से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और चला जाता है पर्णमध्योतक कोशिका में। पर्णमध्योतक कोशिका में इसी पायरुविक अम्ल के से पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन के द्वारा फिर से PEP यानी फास्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण होता है। अब चूंकि जैसे वहाँ पर RUBP का निर्माण होता था, अगर वो C3 साइकिल चलना है, वैसे C4 साइकिल के चलते रहने के लिए PEP का भी निर्माण फिर से होना ज़रूरी है। इसीलिए PEP का फिर से पुनरुद्ध भवन होता है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, PEP उससे साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर कोई PEP नहीं है तो PEP इससे जुड़ गया, C4 अम्ल बना। अब फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो उसको लिए भी तो PEP चाहिए, तो यहाँ पर PEP बन जाता है फिर से। तो जो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आता है उससे ये PEP फिर से रिएक्ट करके और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और इस प्रकार से C4 पौधों में केल्विन चक्र के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण कहाँ पर होता है? पुलाच्छद कोशिका में होता है। C3 पौधों में कहाँ होता था? पर्णमध्योतक कोशिका में होता था, क्योंकि C3 पौधों में पुलाच्छद कोशिका नहीं पाई जाती थी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वहाँ पर C3 चक्र में पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से रिएक्ट करता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में? रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर भी CO2 PEP से जब रिएक्ट करते हैं तो एक एंजाइम वहाँ पर भी प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं PEP कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है जिसके द्वारा CO2 का यौगिकीकरण C4 पौधों में होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कोशिका में क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जो C3 और C4 में डिफरेंस है जो उनको देखेंगे। मैंने बताया कि C3 में पहला कार्बन ग्राही अणु क्या होता था? RUBP। यहाँ पर पहला कार्बन ग्राही अणु कौन है? PEP। RUBP 5 कार्बन वाला होता था, PEP 3 कार्बन वाला होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम प्रयोग होता है C3 पौधों में एंजाइम रूबिस्को लगता था, यहाँ पर एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज यूज होता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रयोग होता है। और C3 पौधे में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से जो पहला उत्पाद बनता था वो C3 अम्ल बनता था, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। लेकिन C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से C4 अम्ल के रूप में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर परिवहित होता है पुलाच्छद कोशिका में। परिवहन के माध्यम से पुलाच्छद कोशिका में चला आता है। पुलाच्छद कोशिका यानी बंडल सीस सेल में इस C4 अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और ये फिर से टूट जाता है जिसमें बना था CO2 में और पायरुविक अम्ल में। इस CO2 जो निकला हुआ CO2 है उससे पुलाच्छद कोशिका में केल्विन चक्र होता है और जो केल्विन चक्र मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बनाया था वो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है, यानी CO2 का 3 चरण में केल्विन चक्र पूर्ण होता है। कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा और रीजनरेशन होगा और फिर जो पायरुविक अम्ल बना है वो फिर से पायरुविक अम्ल चला जाता है पर्णमध्योतक कोशिका में और इससे फिर पुनरुद्ध भवन के द्वारा PEP का पुनः निर्माण होता है जिससे ये साइकिल चलता रहे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किस एंजाइम की अधिकता है? ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। C4 पौधों में C3 पौधों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाता है? C3 पौधों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाता है? C3 पौधों में रूबिस्को एंजाइम पर्णमध्योतक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन C4 पौधे में रूबिस्को एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? तो C4 पौधों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? जब केल्विन चक्र यहाँ हो रहा है तो यहीं पर तो रूबिस्को एंजाइम पाया जाएगा क्योंकि यहीं पर इसका काम है। यानी C3 पौधे में रूबिस्को एंजाइम पर्णमध्योतक कोशिका में पाया जाता था, लेकिन C4 पौधों में रूबिस्को एंजाइम पुलाच्छद कोशिका में पाया जाता है। एक अंतर ये स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद आप देखें इसी में C4 पौधे में ऐसे भी याद करेंगे। C4 पौधों में
पर्णमध्योतक कोशिका में पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की अधिकता होती है, जबकि पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है पुलाच्छद कोशिका में। पर्णमध्योतक कोशिका में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता, यहाँ पर पुलाच्छद कोशिका में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। तो ये सब अंतर हैं C3 और C4 पौधों में। इन सबको आप एकदम डिफ्रेंशिएट करके याद करेंगे। एक बार मैं फिर से शुरू से सारी प्रक्रिया आपको बताता हूँ। C4 चक्र में क्या होता है। C4 चक्र ऐसे पौधों में पाया जाता है जो उच्च ताप को सहन कर सकते हैं, और जैसे गन्ना और मक्का, घास, इन सब में। और इन सब में, इन सभी की पत्तियों में एक विशिष्टता होती है। इन सभी की पत्ती की कोशिकाओं में अगर आप देखें तो एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम पुलाच्छद कोशिका कहते हैं, बंडल सीज सेल। चूंकि ये बंडल, वैस्कुलर बंडल के चारों ओर छल्ले के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसे हम बंडल सीज सेल कहते हैं। और छल्ले के रूप में पाई जाती है इसलिए इसे हम करेंज एनाटॉमी कहते हैं, यानी करेंज शारीरिकी वाली पत्तियां। बंडल सीज सेल C3 पौधों में नहीं पाया जाता, C4 पौधों में ही पाया जाता है। और यहाँ पर बंडल सीज सेल और बंडल सीज सेल आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, इनके बीच कोई अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं बचता, इनमें गैस का आदान प्रदान नहीं हो सकता, यानी गैसों के लिए अप्रवेश्य होते हैं। और ये जो भी मटेरियल आदान प्रदान करते हैं वो आसपास की कोशिकाओं से करते हैं, यानी कि इनसे या अगल बगल से। तो अगर हम इनमें देखें कि C4 चक्र कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि C4 चक्र में जो सबसे पहला यौगिक बनता है वो है अम्ल, जो बनता है वो है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। C4 पौधों में सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो आता है पर्णमध्योतक कोशिका में, यहाँ पर। और पर्णमध्योतक कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो पीईपी के साथ यौगिकीकरण करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी 4 कार्बन वाला अम्ल बनाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाद में मैलिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल में बदल जाता है। फिर वो 4 कार्बन वाला अणु यहाँ से चला आता है पुलाच्छद कोशिका में, यानी इन कोशिकाओं में चला आता है। पुलाच्छद कोशिका में उस C4 अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे CO2 अलग हो जाता है और पायरुविक अम्ल अलग हो जाता है। जो CO2 मुक्त होता है पुलाच्छद कोशिका में, वही उसी का प्रयोग यहाँ पर केल्विन चक्र में किया जाता है, और केल्विन चक्र के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है। आपको बताएं, केल्विन चक्र के ही माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है। चाहे कोई भी पौधा हो, अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसमें केल्विन चक्र के माध्यम से ही ग्लूकोज का निर्माण होगा, ये नहीं कि कोई और चक्र आएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि C3 चक्र सभी पौधों में पाए जाएंगे, चाहे वो C3 हो, चाहे C4 हो, चाहे कैम्प साइकिल वाले हो, सब में पाए जाएंगे। जिसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें C3 चक्र पाया जाएगा। तो जो पिछली वीडियो में बताए थे सेम वही प्रक्रिया अब यहाँ पर होगी CO2 के साथ केल्विन चक्र में। लेकिन यहाँ पर अब जो पायरुविक एसिड है वो परिवहित होकर पुनरुद्भवन के द्वारा फिर से पीईपी बना लेता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और फिर ये सब चक्र ऐसे चलता रहता है। C4 पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। इनमें प्रकाश शोषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और साथ ही इनमें जैव भार बहुत अधिक मात्रा में बनता है। जैव भार का मतलब इनमें भोजन बहुत अधिक मात्रा में बनता है। चाहे आप देख सकते हैं गन्ने में, देखिए गन्ने में कितना रस होता है। रस क्या है? शर्करा ही तो है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। मक्के में देखिए, मक्के में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपको बताया था कि पूरे पौधे में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। तो मक्का, गन्ना, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भोजन बनता है, जैव भार बहुत अधिक बनता है। ठीक, अब और भी चीज़ें याद करेंगे, जैसे C4 चक्र किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, गन्ना, मक्का, घास में। द्विबीजपत्री पौधों में भी कुछ में पाया जाता है, जैसे एमरांथस में। एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। बस ये था आपका C4 चक्र या हैच एवं स्लैग चक्र। आप इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे, C4 चक्र या हैच एवं स्लैग चक्र। जो फिगर बनाए गए हैं ये सब NCERT में है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, चाहे यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। आप पहले लिखेंगे C4 चक्र या हैच एवं स्लैग चक्र के बारे में। वे पौधे जो उच्च ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनमें C4 चक्र पाया जाता है। इन पौधों में CO2 के यौगिकीकरण से पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला अम्ल ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। फिर भी इनके जैव संश्लेषण में, इनके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 अथवा केल्विन चक्र ही होता है। अगले लाइन से लिखेंगे, C4 पौधे विशिष्ट होते हैं। इनके पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। ये पौधे उच्च ताप को सह सकते हैं। ये पौधे उच्च प्रकाश तीव्रता से अनुक्रिया करते हैं। इनमें प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होती और जैव भार अधिक मात्रा में बनते हैं। अगले लाइन से लिखेंगे कि C4 पौधों में संवहन मंडल के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह छल्ले के रूप में पाया जाता है।
उन कोशिकाओं को पुलाच्छद कोशिका या बंडल शीथ सेल कहते हैं। और ऐसी पत्तियां जिनमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्रेंज शारीरिकी वाली पत्तियां यानी क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीव्स कहा जाता है। आगे लिखेंगे कि संवहन बंडल के चारों तरफ पुलाच्छद कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती हैं। हमने सिर्फ एक परत बनाया है ना, ऐसी कई सारी परतें पाई जाती हैं। तो लिखेंगे संवहन बंडल के चारों ओर पुलाच्छद कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती हैं। फिर लिखेंगे पुलाच्छद कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है और इनमें ऐसे लिखेंगे ये गैसों के लिए अप्रवेश्य होती हैं। इनकी जो मोटी भित्तियां होती हैं, इन कोशिकाओं की भित्तियां बहुत मोटी होती हैं। लिखेंगे इन कोशिकाओं की भित्तियां मोटी होती हैं जो गैस के लिए अप्रवेश्य होती हैं, यानी इम्परवियस ऑफ गैसेस, गैस को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती। तो इनकी मोटी भित्तियां गैसों के लिए अप्रवेश्य होती हैं और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अगली लाइन से लिखेंगे कि सर्वप्रथम 1957 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कोर्सचॉक, वह उनके सहयोगियों ने बताया कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में पहला उत्पाद एक 4 कार्बन वाला अम्ल बनता है। इसी प्रकार की व्याख्या आगे लिखेंगे, इसी प्रकार की व्याख्या कार्पिलो ने, एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम कार्पिलो है, कार्पिलो ने इसी प्रकार की व्याख्या कार्पिलो ने मक्के की पत्तियों में दी। कोर्सचॉक और उनके सहयोगियों ने गन्ने के पौधे में बताया था। ठीक है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। लिखेंगे सन 1957 में कोर्सचॉक व उनके सहयोगियों ने गन्ने के पौधे अर्थात C4 पौधों में अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान देखा कि उनमें एक 4 कार्बन वाला अणु यौगिक 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। फिर आप लिखेंगे इसी प्रकार कार्पिलो ने भी अध्ययन के दौरान देखा, किसके अध्ययन में, मक्के के, लिखेंगे मक्के के अध्ययन के दौरान देखा कि उनमें भी 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है। बाद में आगे लिखेंगे, बाद में 1966 में हैच एवं स्लैक ने इसकी विस्तृत व्याख्या दी और इसी कारण इसे हम C4 चक्र को हम हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। लिखेंगे यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों जैसे गन्ना यानी शुगर केन, मक्का यानी मेज, घास यानी साइप्रस तथा आदि में पाया जाता है तथा कुछ द्विबीजपत्री पौधों जैसे एमेरैंथस में भी पाया जाता है। आगे लिखेंगे हैच एवं स्लैक चक्र के निम्न चरण होते हैं। पहले लाइन से लिखेंगे CO2 का प्राथमिक ग्राही अणु एक 3 कार्बन वाला फास्फोइनोल पाइरुवेट यानी PEP है जो पर्णमध्योतक कोशिका में स्थित होता है। लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का PEP के साथ यौगिकीकरण को PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम संपन्न करता है। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण होता है उसमें PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम सहायता करता है। लिखेंगे पर्णमध्योतक कोशिका में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। फिर आगे लिखेंगे C4 अम्ल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण पर्णमध्योतक कोशिका में होता है। इसके बाद ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अन्य 4 कार्बन वाले यौगिकों जैसे मैलिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल में बदलकर पुलाच्छद कोशिका में पहुंच जाते हैं। पुलाच्छद कोशिका में यह 4 कार्बन वाला अम्ल विघटित हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तथा 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल बनता है। लिखेंगे 3 कार्बन वाला अणु पुनः पर्णमध्योतक कोशिका में वापस आ जाता है और पुनरुद्ध भवन के द्वारा फिर से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करता है और इस तरह से यह चक्र पूरा होता है। लिखेंगे अगले लाइन से पुलाच्छद कोशिका में निकली CO2 C3 अथवा कैल्विन चक्र में प्रवेश कर जाती है। आगे लिखेंगे कैल्विन चक्र एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। आगे लिखेंगे पुलाच्छद कोशिका रुबिस्को एंजाइम से भरपूर होती है किंतु PEP कार्बोक्सिलेज का अभाव होता है। अतः कैल्विन चक्र इसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। C3 और C4 पौधों में समान रूप से होता है। अब अगली लाइन से लिखेंगे C3 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिका में होती है लेकिन C4 पौधों में C3 चक्र पर्णमध्योतक कोशिका में ना होकर
पुलाच्छद कोशिका में होती है। बस ये था आपका C4 चक्र या हैचम्स-सैलाक चक्र के बारे में। अब इसके बाद आता है आपका कैम अर्थात क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो आइए देखते हैं अब कैम चक्र या कैम साइकिल के बारे में। कैम चक्र बिल्कुल C4 पौधे की तरह, C4 चक्र की तरह ही होता है, इसलिए हम इसे मिटाएंगे भी नहीं, यहाँ तक केवल हटा देते हैं। जैसे जैसे C4 पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जैसे जैसे प्रथम यौगिकीकरण में जो पहला उत्पाद बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सेम वही चीज़ें कैम साइकिल में भी होती हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पर कैम साइकिल में वो चीज़ें रात में होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैम साइकिल ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जो बहुत ही आर्द्र वातावरण यानी शुष्क और नम और गर्म स्थान वाले पौधे में पाए जाते हैं। कैम चक्र जिसे हम कहते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। कैम साइकिल क्या कहलाता है? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। क्यों कहते हैं क्रैसुलेशन? क्योंकि ये जो चक्र है वो कौन से फैमिली वाले प्लांट्स में पाई जाती हैं? क्रैसुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है और इसी वजह से इसका नाम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल रखा गया। इन पौधों में भी सेम C4 पौधे, C4 पथ ही पाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें C4 पथ प्रकाश में यानी दिन में नहीं होता। C4 पथ इनमें कब होता है? अंधकार के समय, अंधकार अथवा रात्रि में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया ना कि C4 कैम चक्र जिन पौधों में पाया जाता है वह अत्यधिक शुष्क स्थान पर यानी नमी वाले क्षेत्र में और गर्म स्थान पर पाए जाते हैं। शुष्क और गर्म यानी वहाँ का वातावरण बहुत ही शुष्क और गर्म होता है। तो ऐसे स्थानों पर जल की कमी होती है। तो जल की कमी को बचाने के लिए, मतलब जल को बचाने के लिए पौधे जल को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि पौधों में जल का लॉस बहुत ज़्यादा होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा। और आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्रों के माध्यम से होती है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगर इन पौधों में जो शुष्क और गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, अगर इनके पौधों में रंध्र दिन के समय खुले तो बहुत ज़्यादा जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के रूप में हो जाती है। तो दिन के समय इनके रंध्र बंद होते हैं जिससे जल कम से कम लॉस हो। अब जब दिन के समय रंध्र बंद होते हैं तो जल का लॉस तो कम हो जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिले? तो दिन के समय में इनको कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं हो पाता। कारण मैंने बताया क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये रंध्र बंद किए रहते दिन में, क्योंकि रंध्र अगर दिन में खोलेंगे तो जल का ज़्यादा से ज़्यादा हानि होगा, वाष्पोत्सर्जन बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि ये जिस स्थान पर पाए जाते हैं वो बहुत शुष्क और गर्म स्थान है, वहाँ पर जल बहुत तेज़ी से लॉस होगा। तो जल की कमी, जल के लॉस को बचाने के लिए रंध्र दिन में इनमें बंद होते हैं। तो जब दिन में इनकी रंध्र बंद होते हैं तो CO2 भी नहीं मिल पाता। अगर रंध्र बंद रहेगा तो CO2 कैसे आएगा? क्योंकि रंध्रों के माध्यम से ही गैस भी आते हैं, तो CO2 नहीं मिल पाता दिन में। तो रात में जब अंधकार हो जाता है तब इनमें रंध्र खुलते हैं और तब इनमें CO2 का प्रवेश होता है और रात में इनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। बस यही अंतर है सभी पौधों में और इनमें, बस यही अंतर है कि इनमें जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो दिन में ना होकर रात्रि में होती है। दिन में अगर होंगी तो वाटर लॉस होगा। तो ऐसा इन लोग बचाने के लिए, जल की कमी को बचाने के लिए वे लोग अंधकार के समय रंध्र को खोलते हैं और तब CO2 जब पहुंचता है तो उसी CO2 का प्रयोग होता है एकदम C4 पथ की तरह। यानी सबसे पहले क्या होगा, इस CO2 से और PEP से, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से क्या बनेगा? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फिर बनता है मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और मैलिक एसिड जब बनता है
तो अब अंधकार के समय बस यहीं तक होता है, अंधकार में रात में सिर्फ मैलिक अम्ल तक ही बनता है। अब जब दिन के समय होता है तब इस मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और आपको पता है कि मैलिक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, दो चीज़ें बनती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और दूसरा पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड कहाँ चला जाता है, फिर से चला जाता है मीजोफिल सेल्स में पीयूपी के निर्माण में। इससे एक चक्र पूरा हो गया C4 का। और ये जो CO2 निकला है वो CO2 C3 या कैल्विन चक्र में यूज हो जाता है और कैल्विन चक्र के माध्यम से इनमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। बस यानी हर हाल में अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है पौधा तो उसमें C3 चक्र यानी कैल्विन चक्र होना निश्चित है। तो ये था कैम चक्र या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। कैम चक्र क्रैसुलेशी फैमिली में होता है, जैसे ब्रायोफिल्लम वगैरह में, ब्रायोफिल्लम पौधे में ये होता है, और सीडम में होता है, और कोलैंची में भी होता है, कुछ नागफनी वगैरह में यानी ओपनसिया में भी होता है, एगेव पौधे में भी होता है, ओपनसिया एगेव, आर्किड में होता है, और अनानास यानी पाइनएप्पल में भी होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं कि कैम साइकिल किन किन पौधों में तो कैम साइकिल मुख्य रूप से क्रैसुलेशी फैमिली वाले पौधों में होता है, इसीलिए इसे हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्रैसुलेशी फैमिली में होता है, और कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिल्लम, सीडम, कोलैंची, ओपनसिया, अगेव, आर्किड, अनानास, इन सब में भी C4 पथ होता है। ये सब ऐसे पौधे होते हैं जो जल के कम से कम हानि को होने के लिए दिन के समय अपने रंध्र को बंद किए होते हैं। बस बाकी सेम टू सेम C4 पौधे की तरीके होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि कैम चक्र वाले पौधों में रंध्र दिन में बंद होते हैं जिससे जल की हानि कम हो, और वो रात्र में रंध्र को खोलते हैं जिससे CO2 उनको रात में उपलब्ध होता है, और रात में वैसे ही C4 पथ के माध्यम से ही वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C4 पथ और फिर उसके बाद C3 साइकिल होता है। बस हाइड्रोनल क्या आप लिखेंगे, कैम चक्र या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, कुछ सरस पौधों यानी सकुलेंट प्लांट जो अत्यधिक शुष्क और गर्म स्थानों में पाए जाते हैं, सकुलेंट प्लांट्स लिखेंगे। कुछ सरस पौधों जैसे कुछ सरस पौधे ब्रैकेट में सकुलेंट प्लांट्स जो अत्यधिक शुष्क एवं गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, उनमें CO2 का यौगिकीकरण अंधकार अथवा रात के समय में होता है, क्योंकि इनमें जल हानि यानी वाष्पोत्सर्जन, ब्रैकेट में लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन, को रोकने के लिए दिन में रंध्र बंद होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं मिल पाता। अतः इन पौधों में जब रात के समय रंध्र खुले होते हैं तब CO2 का यौगिकीकरण C4 पथ की तरह ही होता है, C4 पथ की तरह ही होता है। आगे लिखेंगे कैम चक्र की खोज सबसे पहले क्रैसुलेशी फैमिली या कुल के पौधों जैसे ब्रायोफिल्लम, सीडम, कोलैंची आदि में किया गया था, इसलिए इसे हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। आगे लिखेंगे इसके अतिरिक्त कैम चक्र नागफनी यानी ओपनसिया, एगेव यानी घीक्वार, आर्किड व अनानास पौधों में भी होता है। अगला लाइन से लिखेंगे कैम चक्र के प्रमुख बिंदु निम्न है, डैश करके पहला पॉइंट लिखेंगे। रात में जब रंध्र खुल जाते हैं तब CO2 इनमें प्रवेश करता है और CO2 PEP यानी फास्फोइनोल पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरुवेट से क्रिया करके एक 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाता है, और यह PEP कार्बोक्सिलेज यानी फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक रिएक्शन के रूप में CO2 प्लस PEP इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज गिव्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अंधकार में ही NADPH का प्रयोग करते हुए और मैलिक डिहाइड्रोजिनोज एंजाइम की सहायता से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होता है। फिर आगे लिखेंगे
रात्रि में मैलिक अम्ल के निर्माण को अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश में जब रंध्र बंद होते हैं तब मैलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलीकरण होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तथा पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल बनता है। इस क्रिया को विअम्लीकरण यानी डी एसिडिफिकेशन कहते हैं। लास्ट पॉइंट, विअम्लीकरण के द्वारा मुक्त CO2 का प्रयोग C3 चक्र अथवा केल्विन चक्र में होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से क्रिया करके 3PGA बनाता है और C3 चक्र आगे बढ़ता है। बस, यानी C3 चक्र में जो होता है अब वही चीज़ें यहाँ पर होगी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। बस ये था आपका कैम चक्र यानी क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया और प्रकाशीय अभिक्रिया सब खत्म, प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया। कैसे कैसे पौधों में होता है आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। एक प्रकाशीय अभिक्रिया जो सभी पौधों में समान रूप से होती है, उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ATP NADPH बनता है। और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से होती है, कुल 3 प्रकार से हो सकती है। वे पौधे जिनमें प्रथम कार्बनिक यौगिक बनता है PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड, उनमें C3 पथ के द्वारा अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। वे पौधे जिनमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, उनमें C4 पथ के माध्यम से अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। वे पौधे जिनमें अंधकार के समय में ग्लूकोज बनता है, उनमें कैम साइकिल के द्वारा होता है। बस ये था संपूर्ण अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको अप्रकाशीय अभिक्रिया पूरी तरीके से समझ में आया है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। अगर चाहते हैं तो आप रिएक्शंस वगैरह बुक में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से रिएक्शंस वगैरह याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि NCERT में वो चीज़ें 3 नहीं गई हैं। जितनी दी गई हैं बस उतना ही पढ़ें, क्योंकि आज तक हमको भी इसके पूरे रिएक्शंस सीरीज वाइज से मुझे भी नहीं याद है। तो आपके ऊपर है, आप चाहे याद करें चाहे ना याद करें, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप याद कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड C3, C4 और कैम चक्र, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको उनको याद कराने की। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उन्हें आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में भी उसके आंसर्स देने होंगे और हमेशा याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा C3 टॉपिक से होगा, जो आपको C3 चक्र बताया गया था, क्योंकि पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो C3 और C4 सबको मिलाकर पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रकाशीय अभिक्रिया को किन किन नामों से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, केल्विन ने अप्रकाशीय अभिक्रिया के अध्ययन के लिए किस सवाल को चुना। नेक्स्ट, C3 पौधों में CO2 के यौगिकीकरण के दौरान कौन सा प्राथमिक यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान कौन सा प्रथम उत्पाद बनता है। नेक्स्ट, C3 पौधों में प्रथम कार्बन ग्राही अणु कौन सा होता है। नेक्स्ट, C3 चक्र में कार्बोक्सिलेशन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया के दौरान कितने PGA यानी फास्फोग्लाइसरिक अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है नीट में, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन अथवा एंजाइम का नाम बताइए। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। वो प्रोटीन एंजाइम ही है जो पाया जाता है, क्योंकि एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन होते हैं। तो हम कह सकते हैं, चाहे आप कहिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, चाहे कहिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कौन सा है, तो उसका नाम आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक C3 चक्र में CO2 के यौगिकीकरण के लिए कितने ATP व कितने NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर पूछा हूँ प्रत्येक C3 चक्र में कितने CO2 यौगिकीकरण के लिए कितने ATP और कितने NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, RuBP के पुनर्गठन के लिए कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने C3 चक्र, कितने ATP, कितने NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए पूछा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पौधों में प्रथम कार्बन ग्राही अणु कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेंज एनाटॉमी किन पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट, C4 पौधों में केल्विन चक्र यानी C3 चक्र किन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, C4 चक्र मुख्य रूप से किन पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पौधों में CO2 का यौगिकीकरण किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कैम साइकिल किस कुल के पौधों में होता है तथा कुछ पौधों के उदाहरण भी बताइए। बस इन क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको देना है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 लेक्चर से मिलाकर पूछा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप इसे नोट करें, इसके आंसर्स लिखें अपनी कॉपी में, कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर्स दें
और जुड़े रहें बायोलॉजी इन नेचर के साथ ताकि आप आगे के टॉपिक्स को पढ़ सकें। धन्यवाद।